क्या कभी सोचा है कि हमारे जीवन में सबसे अधिक विकास कहाँ होता है या कब होता है? सफलता में, सम्मान में, धन में या फिर मुश्किलों में? जरा अपने जीवन को याद कीजिए। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, क्या तब आप अपने भीतर सबसे अधिक परिवर्तन महसूस करते हैं? या जब बीमारी आई, जब किसी ने विरोध किया, जब प्रतियोगिता में हार मिली, जब रोज सुबह उठकर फिर से काम करना पड़ता, जब किसी ने आपकी आलोचना करी, जब किसी ने आपको आराम नहीं करने दिया? अगर ईमानदारी से देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक सुख नहीं होता, संघर्ष होता हो। हम में से अधिकांश लोग संघर्ष से बचना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा, अगर कोई चुनौती ही ना हो तो क्या कोई क्षमता विकसित होगी हमारे अंदर? एक बच्चा चलना कैसे सीखता है? अच्छा सोचिए, बार बार गिरकर। एक खिलाड़ी कैसे मजबूत बनता है? बार बार अभ्यास करके। एक डॉक्टर कैसे बनता है? वर्षों की कठिन पढ़ाई और परीक्षण से। एक संगीतकार कैसे बनता है? हजारों घंटों के रियाज से। तो क्या कठिनाई केवल कष्ट है या कठिनाई विकास का माध्यम है? यहीं से आज का भाव यानी छठा भाव प्रारंभ होता है। नमस्कार, ड्रीम कॉस्मो में आपका स्वागत। आज हम जिस भाव को समझने जा रहे हैं, उसे देखकर अधिकांश विद्यार्थी और ज्योतिषकर्ता डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके बारे में जो कुछ शब्द सुने हैं, वो शब्द हैं रोग, ऋण, रिपु। रिपु माने शत्रु, विवाद, मुकदमा। और बस उन्होंने मान लिया कि यह पूरा भाव अशुभ है। मुझे लगता है असल में लोग शुरुआत ही गलत दिशा से कर रहे हैं। किसी का परिचय केवल उसकी समस्याओं से दिया गया तो क्या हम उसको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम छठे भाव को केवल रोग, ऋण, रिपु तक सीमित कर देंगे तो हम उसके वास्तविक रूप को कभी नहीं समझ सकते। उदाहरण के लिए, आपके सामने दो व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति को कभी कोई चुनौती मिली ही नहीं। वहीं दूसरे व्यक्ति ने अभाव देखा, बीमारी देखी, प्रतिस्पर्धा देखी यानी कि कंपटीशन देखा, विरोध देखा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अब बताइए, इन दोनों में से अधिक मजबूत कौन होगा? स्पष्ट है, दूसरे वाला। तो क्या संघर्ष केवल दुख है या संघर्ष व्यक्ति को बनाता है, यानी गढ़ भी रहा है? ध्यान दीजिए, ये सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक कोई चुनौती नहीं होगी तो अभ्यास नहीं होगा। जब तक अभ्यास नहीं होगा तो कौशल कैसे आएगा? जब तक कौशल नहीं बनेगा तो प्रतियोगिता में टिक नहीं पाएंगे। और जब तक प्रतियोगिता ही नहीं होगी तो श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। यानी छठे भाव का केंद्र समस्या नहीं, समस्या से निपटने की क्षमता है। और यहीं से सारी सोच बदल जाती है। अब एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हुई तो डॉक्टर क्या करता है? क्या डॉक्टर बीमारी से दोस्ती करता है? नहीं, वो बीमारी को पहचानता है, उसका कारण खोजता है, फिर उसका उपचार करता है। यानी कि बीमारी का अस्तित्व उपचार की आवश्यकता पैदा करता है। और उपचार क्या लाता है? ज्ञान, अनुशासन और सेवा। तो आप देख रहे हैं, एक ही धागे में कितनी सारी बातें जुड़ गई। और यही जीवन का क्रम है।
और यही छठे भाव की झलक भी है। चलिए अब देखते हैं शास्त्रों में इस भाव के बारे में क्या कहा गया है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र की बात करते हैं तो छठे भाव के प्रमुख विषय जो बताए गए हैं वो ऋण, रोग, रिपु, सेवा, संघर्ष, परिश्रम, पीड़ा और विरोध बताए गए हैं। अन्य ग्रंथ जैसे फल दीपिका और सरावली भी इस भाव को जीवन की उन परिस्थितियों से जोड़ते हैं जहां व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है और विरोध का भी सामना करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, शास्त्र केवल विषयों की सूची बताते हैं, वे ये नहीं कहते कि यह भाव केवल अशुभ है। यह निष्कर्ष स्वयं से हमने वो निकाल लिया है कि छठा भाव अशुभ है। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर शत्रु ना हो तो साहस कैसे प्रकट होगा आपके अंदर? अगर कोई रोग ना हो तो चिकित्सा विज्ञान क्यों विकसित होता? अगर प्रतियोगिता ही ना हो तो एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता कैसे पैदा होगी? अगर सेवा की आवश्यकता ना हो तो करुणा कहाँ दिखाई देगी? हम जिन बातों को अलग अलग समझ रहे थे वे तो वास्तव में एक ही जीवन सिद्धांत के अलग अलग स्वरूप हैं। मान लीजिए आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है और उसको आपने तलवार बनानी है, तो क्या वह अपने आप तलवार बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। पहले उस लोहे के टुकड़े को भट्टी में डालना पड़ेगा, भट्टी में डालकर उसे पिघलाना पड़ेगा, फिर बार बार हथौड़े की चोट उसको सहनी पड़ेगी, बार बार वो अपना आकार बदलता है, फिर उसके जब एक बार आकार आ जाता है तो उसमें धार लगाई जाती है, तब जाकर वह उपयोगी बनेगा। और इसीलिए छठे भाव को हम कहते हैं धोकनी। धोकनी क्या होता है? लोहार की भट्टी होती है। पुराने टाइम पे लोहार भट्टी में ही तो वो करते थे। यह भाव हमें जलाने के लिए नहीं बल्कि हमें ढालने के लिए है। सिर्फ वही व्यक्ति ढलता है जो संघर्ष से भागता नहीं। जीवन में जो भी हमें रोकता है वही हमें विकसित भी करता है। लेकिन हर प्रतिरोध एक जैसा नहीं होता। कुछ प्रतिरोध बाहर से आते हैं और कुछ हमारे अपने भीतर से आते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि भारी संघर्ष या बाहरी प्रतिरोध क्या होता है? कोई आपका विरोध कर रहा है, प्रतियोगिता है, कार्यस्थल पे आप पर दबाव है, किसी से विवाद हो गया, यह सब भारी परिस्थितियां हैं जो बाहर के प्रतिरोध आपको झेलने पड़ते हैं। आलस्य, टामाटोल, इरेगुलरिटी, क्रोध, लालच, डर, हीन भावना यानी कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये किसकी लड़ाई है और किससे लड़ाई है? दूसरों से थोड़ी है, ये स्वयं से है। ये हैं भीतर के प्रतिरोध। और ध्यान दीजिए, जीवन में सबसे कठिन युद्ध स्वयं के विरुद्ध होता है। कई बार विद्यार्थी पूछते हैं, मेरे जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो उनको जवाब देता हूं, पहले ये बताओ, सुबह का अलार्म बजने पर आपको किसने रोका उठने से? आपके पड़ोसी ने, या आपके दोस्तों ने, या फिर स्वयं आपने? तो जान लो, सबसे पहली लड़ाई बाहर से नहीं, आपके स्वयं के भीतर से हो। आपका सबसे बड़ा शत्रु आप स्वयं हैं। यही हमें एक बहुत बड़ी बात समझनी चाहिए। छठा भाव केवल शत्रुओं का भाव या शत्रुता का भाव नहीं है, बल्कि ये उस क्षमता का भाव है जिससे हम संघर्षों का सामना करते हैं। हो सकता है दो लोगों को एक जैसी बीमारी हो,
उनमें से एक टूट जाता है, दूसरा और ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलता है उस बीमारी से। दो लोगों पर समान कर्ज आता है, यानी कि लोन। एक उस लोन से हार मान लेता है, दूसरा उसकी जगह योजना बनाता है और धीरे धीरे उस लोन को चुका देता है। परिस्थितियां एक जैसी थी, परिणाम अलग क्यों? क्योंकि परिस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण या ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका सामना करने की क्षमता है, और यही छठे भाव का क्षेत्र है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, अनुशासन कहाँ से विकसित होता है? आराम से या रेगुलर प्रैक्टिस से, नियमित अभ्यास से। यानी छठा भाव हमें रोज थोड़ा 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 बेहतर बना रहा हो। यह अचानक चमत्कार नहीं करता, यह धीरे धीरे स्लो ग्रोथ कराता है, यह धीरे धीरे निर्माण करता है। अब एक बात और सोच कर देखिए, हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखते हैं? रोज थोड़ा चलकर, रोज थोड़ा व्यायाम करके, समय पर भोजन, समय पर सोना। इनमें से कौन सा काम एक दिन करने से पूरा जीवन बदल जाएगा? कोई भी नहीं। लेकिन इन्हें वर्षों तक करने से पूरा जीवन बदल सकता है। आप देख रहे हैं, छठे भाव का संबंध रोज शब्द यानी कि डेली से भी है। डेली डिसिप्लिन, दैनिक अभ्यास, दैनिक सेवा, दैनिक सुधार, दैनिक संघर्ष। यानी जो काम छोटे दिखते हैं वही जीवन को बड़ा परिणाम देते हैं। हम में से हर कोई परिवर्तन चाहता है, लेकिन डेली डिसिप्लिन नहीं चाहता, और यहीं से संघर्ष शुरू होता है, और यही छठा भाव हमें सिखाता है। अगर शास्त्र की एक बात पर ध्यान दें तो छठा भाव उपचय भाव है। उपचय का अर्थ होता है जो समय के साथ अपने आप बढ़ता है, जिसका विकास धीरे धीरे समय के साथ होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उपचय। बीज बोते ही वृक्ष नहीं उठेगा, बीज बोते ही वृक्ष नहीं बन जाएगा, एक्सरसाइज शुरू करते ही शरीर नहीं बदल जाएगा, पढ़ाई करने के पहले दिन ही क्या विद्वान बन जाएंगे। हर विकास समय मांगता है, और छठा भाव उसी ही फ्लो एवोल्यूशन के पाथ को आपके दिखाता है, कैसे कैसे आप इवॉल्व होंगे। हम छठे भाव को केवल रोग का भाव क्यों कह देते हैं? इसकी जगह स्वास्थ्य का भाव क्यों नहीं कहते? जबकि रोग और स्वास्थ्य तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल करता है, अनुशासन रखता है, उपचार करता है, तो वही छठा भाव उसके स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। यानी छठा भाव परिणाम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। शायद इसीलिए ऋषियों ने इस भाव को केवल पीड़ा का भाव नहीं कहा, बल्कि मनुष्यों की कार्य क्षमता, सहन शक्ति, अनुशासन, सेवा और निरंतर विकास यानी कि कंटिन्यूअस ग्रोथ का भाव भी बताया है। छठा भाव केवल कठिनाई नहीं है, यह दैनिक कर्म भी है। अधिकांश लोग छठे भाव का नाम सुनते ही सोचते हैं रोग, ऋण, रिपु आदि। लेकिन अगर ऐसा होता तो एक डॉक्टर को छठे भाव से क्यों दर्शाया जाता? एक नर्स, एक समाज सेवी, एक सफाई कर्मी आदि क्यों छठे भाव से दर्शाए जाते? इन सब का अधिकांश जीवन किसी न किसी की समस्या का समाधान करने में बीतता है। क्या इनका जीवन अशुभ है? बिल्कुल भी नहीं। ये समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, अब रोग सेवा से जुड़ गया,
विवाद न्याय से जुड़ गया, शत्रु सुरक्षा से जुड़ गया, ऋण उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ गया। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा, छठे भाव का उद्देश्य समस्या पैदा करना नहीं, समस्या का सामना करके अपने जीवन में संतुलन स्थापित करना है। कई लोग सोचते हैं भाग्य जीवन बदल देगा, लेकिन जीवन का बहुत बड़ा भाग हमारी दैनिक दिनचर्या पे बदलता है। क्या आप जानते हैं इस बात को? सुबह कब आप उठते हैं, क्या खाते हैं, कैसे काम करते हैं, कितनी ईमानदारी से आप प्रैक्टिस करते हैं, समय पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं कि नहीं, इन सब का संबंध किसी बड़े चमत्कार से थोड़ी जुड़ा हुआ है। इन सब का संबंध छठे भाव से यानी कि दैनिक कर्म, दैनिक प्रक्रिया, डेली प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ। जरा सोचिए, बीमारी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम शरीर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते। ऋण क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो धन के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं गलत हो गई होती है। शत्रु क्यों बन जाते हैं? कई बार आपका जो व्यवहार है उसमें संतुलन नहीं रहता है। काम क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म के प्रति उपेक्षा हो। क्या आप देख रहे हैं, इन सभी घटनाओं की जड़ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व से जुड़ी है। हाँ, कुछ परिस्थितियां होती हैं, कर्म फल से आती हैं, कुछ प्रकृति से आती है, कुछ दुर्घटनाओं से आती हैं, लेकिन जब परिस्थिति सामने आ गई तब हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होना चाहिए ना। यही तो छठा भाव है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में छठे भाव के जिन विषयों का उल्लेख मिलता है उनमें प्रमुख है रोग, ऋण, रिपु यानी कि शत्रु। बाद के जो ग्रंथ हैं इनके साथ सेवा, विरोध, परिश्रम, कर्मचारी, दास, दासी यानी कि एम्प्लॉयज आदि को भी जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए, इन सभी में क्या चीज समान है? ये सभी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां जीवन हमसे रिएक्शन नहीं चाहता, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से इन्हें निभाना चाहता है। अब एक रोचक बात, क्या आपने देखा, जीवन के अधिकांश जितने भी व्यवसाय हैं किसी ना किसी समस्या को हल करने के लिए हैं, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, मैकेनिक हो गया। ध्यान दीजिएगा, समाज में जितने भी उपयोगी कार्य हैं उनमें से अधिकांश किसी न किसी कठिनाई का समाधान करने के लिए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, छठा भाव कर्तव्य से जुड़ा है और कर्तव्य प्रशंसा पे निर्भर नहीं होता। अगर ये एक बात समझ में आ गई तो जीवन की सारी गलतफहमियां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों की कुंडली में छठा भाव एक्टिव है बहुत ज्यादा, तो क्या दोनों को समान रोग होंगे? जवाब है नहीं। क्या दोनों पर समान लोन या ऋण होगा? जवाब है नहीं। क्या दोनों के सामने शत्रु होंगे? तो फिर जवाब है नहीं। तो फिर इनमें सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि जीवन उन्हें संघर्ष के माध्यम से ग्रो करने को कह रहा है। बस संघर्ष का क्षेत्र इन दोनों का अलग अलग हो। लोग अक्सर पूछते हैं छठा भाव क्या देगा, लेकिन शायद सही क्वेश्चन ये होना चाहिए, छठा भाव मुझे किस दिशा की ओर मोड़कर ग्रो करने को कह रहा है? यही प्रश्न ज्योतिष को भविष्यवाणी से आत्मबोध की ओर ले जाता है। यदि प्रथम भाव मैं कौन हूं पूछता है, यदि पंचम भाव मेरे भीतर कौन सी क्षमता है यह दिखाता है, तो छठा भाव पूछता है क्या तुम उस क्षमता के लिए प्रतिदिन परिश्रम करने को तैयार हो? क्योंकि प्रतिभा भगवान दे सकता है, लेकिन अनुशासन मनुष्य को स्वयं बनाना पड़ता है।
यानी कि डिसिप्लिन। आज जब आप वीडियो को बंद करें, आज कुंडली मत देखिए, जीवन को देखिए। अपने आप से पूछिए, मैं किस संघर्ष से भागता हूं? मेरा सबसे बड़ा बाहरी शत्रु कौन है और मेरा सबसे बड़ा भीतरी शत्रु कौन है? क्या वह आलस है या क्रोध है या है व्यवस्था है या फिर टामाटोल या अहंकार या डर? यदि आपने अपने भीतर के शत्रु को पहचानना शुरू कर दिया तो आपने अपने छठे भाव का द्वार खोल लिया। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। अपने जीवन की एक कठिन परिस्थिति को याद करिए जो पीछे आपके साथ हुआ, जिसे उस समय आपने दुर्भाग्य मान लिया था। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या उसी अनुभव ने आपको पहले से अधिक मजबूत बनाया? यदि आपका उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए जीवन छठे भाव के माध्यम से आपको दोबारा बना रहा था। आज किसी एक कठिन कार्य को, जिसे आप कई दिनों से टाल रहे थे, लंबे समय से टाल रहे थे, बिना बहाना बनाए पूरा कीजिए। फिर रात में केवल एक लाइन लिखिएगा, आज मैंने अपने भीतर के किस दुश्मन पर विजय प्राप्त की। छठा भाव कठिनाइयों का नहीं, कठिनाइयों के माध्यम से विकसित होने की क्षमता का भाव है। अच्छा, यदि छठा भाव संघर्ष दिखाता है तो फिर एक प्रश्न उठता है, जब दो मनुष्य अपने अपने संघर्षों के साथ एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो संबंध कैसे बनता? यहीं से हम प्रवेश करेंगे सप्तम भाव में, लेकिन वो होगा अगली क्लास में। जीवन में आने वाली हर कठिनाई आपको रोकने नहीं आती। कुछ कठिनाई आपको आपके वास्तविक स्वरूप में स्थापित करने के लिए आती हैं। उन्हें पहचानिए और उनसे सीखिए। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष वहीं से प्रारंभ होता है। नमस्कार।